हेलो दोस्तों, आज हम खोई हुई दिशाएं कहानी का तीसरा भाग का पठन करेंगे। यह कहानी एक नई कहानी है जिसमें एक युवक को दर्शाया गया है जिसका नाम है चंदर। चंदर कैसे अपने अकेलेपन को महसूस करता है, अपने पिछले जीवन को याद करता है और जो इसका पिछला प्रेम था उसको वह याद करता हुआ मायूस हो रहा है। उसके संबंध में कहानी है। वह अभी जीवन में आगे बढ़ गया है और जीवन के वो पिछले वर्षों में जो भी वह उसका जो जिसके साथ प्रेम था और उसके पिछले जीवन में जो खंडहरों में उसने बिताया था या जो भी वो लिटरेचर पढ़ा था उसको वह कैसे देखता है, इसको इस कहानी में वर्णन किया गया है। और खोई हुई दिशाएं, इससे तात्पर्य है वो कैसे अपने जीवन में जो भी उसका मार्ग है, जैसे वो भूल गया है वैसे उसको इस कहानी में दर्शाया गया है। तो हम पिछले भाग में देखे थे कि कैसे चंदर घर जाने से कतराता है और कॉफ़ी हाउस जाकर पहुंचता है, वहाँ अजनबियों से मिलता है। फिर वह बस स्टॉप पर आता है। बस स्टॉप पर जो जहाँ तक हम पढ़े थे पिछले भाग में, आज उसके आगे के भाग में पढ़ेंगे जो कि उसका प्रेम के संबंध में यहाँ वर्णन किया गया है। जो इंदिरा नाम की लड़की से उसे प्रेम होता है, लेकिन क्या कहते हैं, भाग्यवश वो नहीं मिल पाते। तो इंदिरा की किसी और से शादी हो जाती है और चंदर की किसी और से। तो चलिए हम पढ़ते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि कहानी में क्या वर्णन किया गया है। चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। चंदर बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े हैं और पुलिस वाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा है। चंदर वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी, पर कोई किसी से कुछ भी नहीं पूछता। पेड़ के अंधेरे में वह चुपचाप खड़ा है। नीचे पीले पत्ते पड़े हैं जो उसके पैरों से दबकर चुरमुराने लगते हैं और पीले पत्तों की वह आवाज़ उसे वर्षों पीछे खींच ले जाती है। इस आवाज़ में एक बहुत गहरा अपनापन है, उसे बड़ी राहत से मिलती है। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे उस राह पर बहुत साल पहले इंदिरा के साथ। एक दिन वह चला जा रहा था, कुछ भी नहीं था उसके सामने। वह खंडहरों में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा था और तब इंदिरा ने उससे कहा था, चंदर तुम क्या नहीं कर सकते। वही पहचानी हुई आवाज़ फिर उसके कानों से टकराती है, तुम क्या नहीं कर सकते। और यह कहते कहते इंदिरा की आंखों में आत्मविश्वास झलक आया था और इंदिरा की उन प्यार भरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या। समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी इंदिरा, इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरे खातिर बिगाड़ लो। पता नहीं मैं किस किनारे लगूं, भूखा मरूं या पागल हो जाऊं। इंदिरा की आंखों में प्यार के बादल और गहरे हो आए थे और उसने कहा था, ऐसी बातें क्यों करते हो चंदर, मैं तुम्हारे साथ हर हालत में सुखी रहूंगी। चंदर ने उसे बहुत गौर से देखा था। इंदिरा की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी कंटीली बरौनियों से विश्वास भरी मासूमियत छलक रही थी। माथे पर आई हुई लट छूने को उसका मन हो आया था, पर वह झिझक कर रह गया था। इंदिरा के कानों में पड़े हुए कुंडल पानी में तैरती मछलियों की तरह झलक जाते थे और तब उसने कहा था, आओ इधर पेड़ के नीचे बैठेंगे। वे दोनों साथ साथ चल दिए थे। सरस के पेड़ के नीचे एक सीमेंट की बेंच बनी थी। राह पर पीली पत्तियां बिखरी हुई थी। उनके कुचलने से ऐसी ही आवाज़ आई थी जो अभी अभी उसने सुनी थी, वही पहचान भरी आवाज़। दोनों बेंच पर बैठ गए थे और चंदर धीरे से उसकी कलाई पर उंगली की लकीरें खींचने लगा था। दोनों खामोश बैठे थे। बहुत सी बातें थी जो वे कह नहीं पा रहे थे। कुछ क्षणों के बाद इंदिरा ने आंखें चुराते हुए उसे देखा था और शर्मा गई थी। फिर उसी बात पर आ गई थी जैसे उसी एक बात में सारी बातें छिपी हों। तुम ऐसा क्यों सोचते हो चंदर, मुझ पर भरोसा नहीं। तब चंदर ने कहा था, भरोसा तो बहुत है इंदिरा, पर मैं
खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी भर भटकता रहूँगा। मैं खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी भर भटकता रहूँगा। उन परेशानियों में मैं तुम्हें खींचने की बात सोचता हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम बहुत अच्छी हो और सुविधाओं से भरी ज़िंदगी जी सकती हो। मैंने तो सिर पर कफन बांधा है, मेरा क्या ठिकाना। तुम चाहो जो कुछ बनो चंदर, अच्छे या बुरे मेरे लिए एक से रहोगे। कितना इंतज़ार करती हूँ तुम्हारा, पर तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिलता। फिर कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा था, इधर कुछ लिखा? हाँ, धीरे से चंदर ने कहा था। दिखाओ, इंदिरा ने मांगा था। और तब चंदर ने पसीजे हुए हाथों से डायरी बढ़ा दी थी। इंदिरा ने तुरंत उस डायरी को अपनी किताबों में रख लिया था और बोली थी, अब यह कल मिलेगी, इस बहाने तो अब आओगे। नहीं नहीं, मैं डायरी अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे वापस दो, चंदर ने कहा था। तो इंदिरा शैतानी से मुस्कुराती रही थी और उसकी आंखों में प्यार की गहराइयाँ और बढ़ गई थी। हार कर चंदर वापस चला आया था और दूसरे दिन अपनी डायरी लेने पहुंचा था तो इंदिरा ने कहा था, इसमें कुछ मैंने भी लिखा है, पढ़कर फाड़ देना जरूर से। मैं नहीं फाड़ूंगा तो कुट्टी हो जाएगी, इंदिरा ने बच्चों की तरह बड़ी मासूमियत से कहा था। और उस वक्त उसके मुँह से वह बेहद बचपने की बात भी बड़ी अच्छी लगी थी। और एक दिन इंदिरा घर आई थी। इधर उधर से घूम फिर कर वह चंदर के कमरे में पहुंच गई थी और तब चंदर ने पहली बार उसे बिल्कुल अपने पास महसूस किया था और उसके साथ उसके माथे पर रंग से बिंदी बना दी थी। कई क्षण तक मुग्ध सा देखता रह गया था और अनजाने ही उसने होंठ इंदिरा के माथे पर रख दिए थे। इंदिरा की पलकें झिम गई थी और रोम रोम से गंध फूट उठी थी। उसकी अंगुलियां चंद्र की बाहों पर थरथराने लगी थी और माथे पर आया पसीना उसके होठों ने सोख लिया था। रेशमी रोए पसीने से चिपक गए थे और उन उन्माद के क्षणों में दोनों ने ही प्रतिज्ञा की थी। वह प्रतिज्ञा जिसमें शब्द नहीं थे, जो होठों तक भी नहीं आई थी। तब से उसे ये शब्द हमेशा याद रहते हैं, तुम क्या नहीं कर सकते। और तभी एक दूसरे नंबर की बस आती है और ठिठक कर चली जाती है। चंदर को एहसास होता है कि वह बस स्टॉप पर खड़ा है। वह गहरी पहचान, कहीं कोई तो नहीं और वह बहुत दूर भी तो नहीं। इंदिरा भी तो यहीं है, दिल्ली में। 2 महीने पहले ही तो वह मिला था। तब भी इंदिरा की आंखों में वह 4 वर्ष पहले की पहचान थी और उसने अपने पति से किसी बात पर कहा था, अरे चंदर की आदत मैं खूब जानती हूँ। और इंदिरा के पति ने बड़े खुले दिल से कहा था, तो फिर भाई इनकी खातिर वातिर करो। और इंदिरा ने मुस्कुराते हुए 4 बरस पहले की तरह चिढ़ाने के अंदाज में बयान किया था, चंदर को दूध से चिढ़ है और कॉफ़ी इन्हें धुआं पीने की तरह लगती है। चाय में अगर दूसरी चम्मच चीनी डाल दी गई तो इनका गला खराब हो जाएगा, कहकर वह खिलखिलाकर हंस दी थी और इस बात से उसने पिछली बातों की याद ताज़ी कर दी थी। सचमुच चंदर 2 चम्मच चीनी नहीं पी सकता। बस आने का नाम नहीं ले रही थी। खड़े खड़े चंदर को लगा कि इन अनजानी और बिन जाने पहचान से भरी नगरी में एक इंदिरा है जो उसे इतने सालों के बाद भी पहचानती है, अब तक जानती है। उसका मन अपने आप इंदिरा से मिलने के लिए छटपटाने लगा ताकि यह अजनबीपन किसी तरह टूट सके। तभी एक फटफट वाला आवाज़ लगाता हुआ आ जाता है। गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। चंदर एकदम आगे बढ़ता है और वह
सरदार उसे देखते ही जैसे एकदम पहचान जाता है। आइए बाबूजी। करोलबाग गुरुद्वारा रोड। उसकी आंखों में पहचान की झलक देखकर चंदर का मन हल्का हो जाता है। आखिर एक ने तो पहचाना। चंदर सरदार को पहचानता है। बहुत बार वह इसी सरदार के फटफट में बैठकर कन्नड़ प्लेस आया है। आंखों में पहचान देखते ही चंदर लपक कर फटफट पर बैठ जाता है। 3 सवारियां और आ जाती है और 10 मिनट बाद ही गुरुद्वारा रोड के चौराहे पर फटफट रुकता है। चंदर एक चवन्नी निकालकर सरदार की हथेली पर रख देता है और पहचान भरी नज़रों से उसे देखता हुआ चलने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ए बाबूजी, कितना पैसा दिया है? चंदर मुड़कर देखता है तो सरदार उसकी तरफ आता हुआ कहता है, 2 आने और दीजिए साहब। हमेशा 4 आने लगते हैं सरदार जी। चंदर पहचान जताता हुआ कहता है, पर सरदार की आंखों में पहचान की परछाई तक नहीं है। वो फिर कहता है, सरदार जी, आपके फटफट पर ही 20 बार 4 आने देकर आया हूँ। किसे होरने ले होणगे 4 आने, अर्थात सरदार जी कहते हैं, किसी होरने ले होणगे 4 आने अशी ते 6 आने तो घट नहीं लेंदे बादशाहो। सरदार इस बार पंजाबी में बोला था और उसकी हथेली फैली हुई थी। बात 2 आने की नहीं थी। चंदर ने बाकी पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और इंदिरा के घर की तरफ मुड़ गया। और इंदिरा उसे मिली तो वैसी ही। वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। बड़ी अच्छी तरह उसने चंदर को बैठाया और बोली, इधर कैसे भूल पड़े आज? फिर आंखों में वही पहचान की परछाई तैर गई थी। कुछ क्षण बाद इंदिरा ने कहा था, अब तो 9 बज रहे हैं, ये 8 ही बजे फैक्ट्री बंद करके लौट आते हैं। पता नहीं आज क्यों देर हो गई। अच्छा, चाय तो पियोगे? चाय के लिए इनकार तो नहीं की जा सकती, चंदर ने बड़े उत्साह से कहा था और कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाकर बैठ गया था। उसकी सारी थकान उतर गई थी और मन का अकेलापन डूब गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।